नमस्कार, मेरा नाम स्वर्णा। आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज़। त्रिपुरा पुलिस ने 102 लोगों पर यूएपीए का मुकदमा दर्ज किया है, ये कहते हुए कि उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर दंगे भड़काने का काम किया है। उन्हीं में से आज एक हमारे साथ श्याम मीरा सिंह मौजूद हैं। उन 102 लोगों में कई एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट भी हैं। तो आज हम श्याम मीरा सिंह से जानेंगे कि आखिर उन पर यूएपीए का चार्ज क्यों लगा है। तो सबसे पहले तो श्याम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्याम, बताइए, त्रिपुरा पुलिस ने आपके ऊपर यूएपीए क्यों चार्ज किया है? देखिए, जो त्रिपुरा पुलिस ने ट्विटर को जो नोटिस भेजा है और जो एक एफआईआर, कलेक्टिव एफआईआर जो जारी हुई है, उसमें एक मेरे ट्वीट का जिक्र है और वो ट्वीट है त्रिपुरा इज बर्निंग, यानी त्रिपुरा जल रहा है। तो मैंने ये चीज़ तब लिखी थी जब त्रिपुरा में कई सारे विजुअल्स बाहर आ रहे थे और कई पत्रकारों ने वेरीफाइड वीडियोज़ डाले थे और जिसमें साफ दिख रहा था कि विश्व हिंदू परिषद की एक रैली निकलती है, उसके बाद कुछ लोगों के मकान जलाए जाते हैं, उसके बाद कुछ लोगों की दुकानें जलाई जाती हैं और फिर बाद में खबर आती है कि मस्जिदें जलाई गई हैं। तो इसी बीच जब इस तरह की घटनाएं सामने आईं और इंडिया टुडे से लेके बाकी न्यूज़ चैनलों की वेबसाइटों ने भी जब इस चीज़ को कवर किया, तो उसी दौरान मैंने ये लिखा कि त्रिपुरा इज बर्निंग, त्रिपुरा जल रहा है। ये एक मेटाफर है जो आपको बता रहा है कि सरकार इस पर एक्शन ले, पुलिस इस पर एक्शन ले और इसे रोके। लेकिन सरकार ने, त्रिपुरा पुलिस ने इस चीज़ को, आपने वही वाली बात कि आपने मैसेंजर को ही मार दिया। कोई मैसेंजर आपके यहाँ आया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पर ये हो रहा है और आपने उस मैसेंजर को ही मार दिया। तो ये काम त्रिपुरा पुलिस ने किया है। लेकिन ये बात केवल मेरी नहीं है, ये बात दरअसल मुसलमानों की है और ये बात एक देश, एक लोकतांत्रिक देश किस तरह से अपने अल्पसंख्यकों को बिहेव करता है, किस तरह से ट्रीट करता है, ये उसकी है। तो ये मुसलमानों के अधिकारों की बात है और अंत में अगर देखें तो एक लोकतंत्र के अस्तित्व की बात है। तो त्रिपुरा पुलिस ने या कहें कि भाजपा सरकार ने ये काम केवल 100-200 लोगों को रोकने का नहीं किया है। ये उन्होंने दरअसल वहाँ की त्रिपुरा की जनता को, त्रिपुरा के पुलिस अधिकारियों को, त्रिपुरा के शिक्षकों को संदेश देने का काम किया है। और ये पूरी भाजपा ने ही इसके पीछे रणनीति रही है कि आप देश के, चाहे गुजरात में रहने वाले हों, चाहे आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हों, केरल या कहीं के भी रहने वाले हों, आपको ये संदेश जाए कि अगर भाजपा का कोई भी नेता, अगर भाजपा की कोई भी रैली, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अगर ये कुछ भी करते हैं तो आप इसके बारे में ट्विटर पर ना लिखें, आप फेसबुक पे ना लिखें और इंस्टाग्राम पे ना लिखें, क्योंकि मीडिया में तो कोई वैसे भी दिखाने वाला नहीं है। मीडिया, चाहे वो टीवी चैनल, चाहे उनकी वेबसाइट्स, चाहे बाकी जो भी चीज़ें हैं इन्फॉर्मेशन की, वो सारी चीज़ें पहले से ही रेगुलेट की जा रही हैं, मंत्रालय के द्वारा की जा रही हैं, पीएमओ के द्वारा की जा रही हैं। बचता है केवल सोशल मीडिया। तो ये जो पूरी जद्दोजहद है वो सोशल मीडिया को ही दबाने की है और उसमें भी कोई 20-30 ट्विटर हैंडल हैं जो बड़े हैं और जिनकी बात आज चल रही है। तो इन 20-30 हैंडल को ही एक संदेश देने का काम करने के लिए यूएपीए लगाया गया है। हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने बातें लिखी उन पे यूएपीए दर्ज किया गया। हम जानते हैं कि हमारे कानून में ऐसे बहुत से आईपीसी के सेक्शंस हैं जो उन पे लगाया जा सकता था, तो यूएपीए ही क्यों? बिल्कुल, एक तो यूएपीए का क्या है कि इसमें कोई बेल नहीं होती, पुलिस आके सीधे गिरफ्तार कर सकती है। कोई नोटिस देने के लिए पुलिस बाध्य नहीं है। आप रास्ते में जा रहे हैं, आप दुकान पे दूध लेने जा रहे हैं, आपको पुलिस आएगी, हाथ पकड़ेगी, जेल में डाल देगी। बाद में कानूनी प्रक्रिया होती रहेगी और इसमें अदालतों में जाके पुलिस ये भी कह सकते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, अभी हम इनका व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, अभी हम इनका ट्विटर चेक कर रहे हैं। और इस तरह से एक प्रक्रिया पूरी 2 से 3 महीने, 4 महीने तक चलती रहती है। आप देखिए, सुधा भारद्वाज आज भी कोई 5 साल उनको हो चुके हैं और जेल में हैं। आप देखिए, उमर खालिद, उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो भी जेल में हैं। खालिद सैफ़ी या भीमा कोरेगांव के जो बहुत सारे लोग हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, एक्टिविस्ट हैं, आपने उनको डाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने आईपीसी की और धाराओं को क्यों नहीं लिया। बात यही है कि ये किसी तरह की कानूनी प्रक्रिया में जाना नहीं चाहते, क्योंकि अगर ये किसी को कानूनी प्रक्रिया में जाते हैं तो वो फिर अदालत में जाते ही फेल हो जाएगा और अकाउंटेबिलिटी एक तय होती है। लेकिन यूएपीए के मामले में पुलिस
को ज़्यादा सहूलियत मिलती है, उसको ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, राज्य को ज़्यादा फ्रीडम मिलती है और अदालतों की फ्रीडम थोड़ी कम होती है। तो ये बात थी कि इन्होंने यूएपीए को लिया, बाकी कानून को नहीं लिया। हम देख रहे हैं बीते कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिनमें एक्टिविस्ट को लोगों को टारगेट किया गया और उन पे यूएपीए चार्ज किया गया। अब हम देख रहे हैं बीते कुछ दिनों से जर्नलिस्ट लोगों पे यूएपीए चार्ज किया जा रहा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बात ये मुझे लगता है कि इस सवाल में थोड़ी सी त्रुटि है कि पत्रकारों पर ये पहली बार लगाया जा रहा है। नहीं, मैंने पहली बार नहीं बोला कि बीते कुछ समय से ऐसा चल रहा है कि पत्रकारों पर लगाए जा रहे हैं, तो ये क्या दर्शाता है? बिल्कुल, देखिए, कोई भी समाज, अगर हम किसी भी समाज की इस चीज़ के बारे में जानकारी करें कि उस समाज में व्यक्ति की आज़ादी का स्तर कितना है, तो हम उस समाज के पत्रकारों को कितनी आज़ादी मिली हुई है उससे तय करते हैं। तो आज क्या है कि ये पहले स्टूडेंट्स की आवाज़ को रोक रहे थे। आप देखेंगे कि दिल्ली विश्वविद्यालय में इन्होंने छात्रों को पीटा, इन्होंने जामिया में लाइब्रेरी में घुस के पीटा, इन्होंने जेएनयू में एबीपी इनका जो संगठन है आरएसएस और भाजपा का, उन्होंने जाके जेएनयू में पीटा। पहले इन्होंने छात्रों की आवाज़ को दबाया, फिर उन्होंने बैंकर्स को पीटा जब बैंकर्स अपनी आवाज़ उठा रहे थे, बाद में एलआईसी वालों को पीटा, फिर किसानों पर भी इन्होंने उस तरह के काम किया। अब क्या है कि ये पत्रकारों को भी उसी ट्रेंड के तरह से, मतलब पहले ये था कि एक थोड़ा सा गैप था कि आप पत्रकारों को उतना छेड़ते नहीं थे, आप कोशिश करते थे कि बाकी लोगों को धीरे धीरे सप्रेस कर लें और पत्रकारों को थोड़ा बाद में करें। क्योंकि जैसे आप इसी मामले में देखेंगे कि 102 लोगों का इसमें यूएपीए लगा है, लेकिन चूंकि मैं पत्रकार हूँ तो मेरा जैसे ही नाम आया तो ये मीडिया में या इंटरनेशनल अटेंशन इस चीज़ ने ली। तो यही कारण है कि इन्होंने अब तक मीडिया पर अटैक नहीं किया। लेकिन अब ये जब इन्होंने पूरा गोदी मीडिया सेट कर लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के जो टीवी चैनल हैं, अखबार हैं, आप देखिए दैनिक जागरण, अमर उजाला या बाकी जितने भी अखबार हैं उनको भी इन्होंने आराम से सेट कर लिया। टीवी के जितने भी चैनल हैं, चाहे वो आज तक हो, एबीपी हो, चाहे न्यूज़ 18 हो, चाहे टाइम्स नाउ हिंदी हो, टाइम्स नाउ इंग्लिश हो, रिपब्लिक भारत हो, ये सारे इन्होंने मैनेज कर लिए। अब बचता क्या है कि सोशल मीडिया पे जो 2-4 पत्रकार हैं जो जिनको कहीं और स्पेस नहीं मिल रहा है लिखने बोलने का, और वो ट्विटर के स्पेस को यूज करते हैं, तो अब ये उनको भी सप्रेस करने के लिए आ गए। तो अब ये लगा लीजिए कि उस देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या होगी जहाँ के पत्रकारों को केवल 3 शब्द लिखने पर यूएपीए में डाल दिया जा रहा है। जब पत्रकारों को ही एक देश में बोलने की आज़ादी नहीं होगी, तो आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में रामू काका को कितनी आज़ादी होगी, या सुरेश, महेश या बाकी जो काम करने वाले लोग हैं, खेतों में काम करने वाले हैं, राशन की दुकानों पर काम करने वाले लोग हैं, उनको क्या आज़ादी होगी? वो कितनों से सवाल कर पाएंगे? वो क्या ग्राम प्रधान से भी सवाल कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे लोग। अपने विधायक से तो बहुत बड़ी बात हो गई, और फिर गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से सवाल करना तो फिर ये अपने आप में एक अपवाद ही हो जाएगा। आप देखिए कि और कोई सवाल नहीं कर रहा है। त्रिपुरा में जो हुआ वो कोई दंगा नहीं था। दंगा वहाँ होता है जहाँ एक आदमी इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। ये राइट्स कहा जा सकता है, ये दंगा कहा जा सकता है। लेकिन इसमें ऐसा था नहीं। इसमें ये था कि एक रैली निकल रही है विश्व हिंदू परिषद की, और वो मुल्ले काटे जाएंगे इस तरह के नारे लगा रही है, और उसके बाद वो फिर मोहम्मद साहब के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते हैं और मुसलमानों के बारे में कहते हैं कि आप यहाँ के नहीं हैं और आपको भगा दिया जाएगा। और उसके केवल चंद घंटों बाद आप तस्वीरें देखते हैं कि लोगों की दुकानें और घर जला दिए गए। वहाँ पर एक ऐसी तस्वीर दिखा दीजिए जहाँ किसी मुसलमान के हाथ में पत्थर लग रहा हो या किसी मुसलमान के हाथ में डंडा लग रहा हो। एक भी मुसलमान के ऐसी एक तस्वीर, ऐसी एक वीडियो जिसमें मुसलमानों ने हिंदुओं के घर जलाए हों, जिसमें मुसलमानों ने हिंदुओं के देवताओं को गाली दी हों, तो इसे दंगा कहना ये गलत है। ये दरअसल वायलेंस है जो एक हिंदू कट्टरपंथियों, चरमपंथियों ने मुस्लिमों पर किया है, और ये स्पष्ट किया है। और भले ही मैं जन्म से हिंदू हूँ, मैं मानता हूँ मैं हिंदू हूँ, मैंने बचपन से पूजा पाठ किया है, ये मेरा पर्सनल विषय है, मैं इसके लिए वो नहीं, लेकिन फिर भी मैं इस बात को मानता हूँ कि त्रिपुरा में जो हुआ है वो हिंदू चरमपंथ का एक सबसे नंगा चेहरा था, जिसने वहाँ पर निर्दोष लोगों के, जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। आप सोचिए हमारे माँ बाप या जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनके माँ बाप ने एक दुकान बनाई हो या जो वो एक पूजा पाठ कहीं करते हों, कोई आके उसे जला जाए, ये अपने आप में कितनी शर्म की बात है।
बिल्कुल सही कहा आपने। मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे एडिटर्स गिल्ड ने एक स्टेटमेंट निकाला जिसमें उन्होंने यूएपीए जो चार्ज लगा है उसको बेबुनियाद बताया, लेकिन उसी से मेरा जुड़ा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या इस तरह के स्टेटमेंट्स काफ़ी हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो खुलकर सामने नहीं आ रहे। मेरा पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल मेरा उससे जुड़ा ये है कि मैंने वो स्टेटमेंट पढ़ा, उस स्टेटमेंट में नाम सिर्फ आपका था, बाकी लोगों का 101 मेंशन था। तो ये भी एक मैसेज जो सामने आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल। एक जो सवाल है कि एडिटर्स गिल्ड या बाकी जो संस्थान हैं, अगर वो कोई रिपोर्ट या कोई प्रेस रिलीज डालते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। बात यह है कि इस देश में अदालतों ने पिछले 4-5 साल से कई ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं कि जैसे अभी पेगासस का मामला था, उसमें सरकार को कोर्ट ने फटकार लगाई कि ये क्या बेहुदा काम कर रहे हो कि आप लोगों के घरों में झांक रहे हो, उनके कमरों में झांक रहे हो, आप उनके व्हाट्सएप में झांक रहे हो कि वो क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। उसके बावजूद इस सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप देखेंगे कि यूएपीए के ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई मरतबा ये बातें बोली हैं। आप देखेंगे कि डॉक्टर कफील के मामले में अदालत ने कहा कि ये जो पूरा कफील का एक भाषण था जिसके आधार पर यूएपीए लगाया गया, अदालत ने कहा कि इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इसमें आपत्तिजनक तो एक अलग बात है कि इसमें आपत्तिजनक है या नहीं, वो तो प्रेम, मोहब्बत और सौहार्द की बात कहने वाला एक भाषण था, उसमें एकता का संदेश दिया गया। उस चीज़ के बाद जब 2 बार कफील को गलत तरीके से जेल में डाला गया और दोनों बार अदालत ने फटकार लगाई, बावजूद इसके उन्होंने कोई इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये सरकार, मैं एक बार ये बात कहता हूँ और मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि इस देश की अदालतें इस समय खुद बेहद असुरक्षित स्थिति में हैं और इस देश की अदालतें जनता को नहीं बचाएंगी, इस देश की जनता को अदालतें बचानी पड़ेंगी। तो इस देश के न्यायाधीशों को, न्यायपालिका को आज नागरिकों की ज़रूरत है, नागरिकों को अदालत की ज़रूरत नहीं है। तो ये लोकतंत्र की पूरी लड़ाई है, जो भी है वो प्रत्येक नागरिक की अपनी है और ये केवल वोट डाल के आ जाने की लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र एक एक्सरसाइज है। जैसे आप खाना खाते हैं, जैसे आप पानी पीते हैं, वैसे ही आप हर रोज़ ये हिसाब लेते हैं कि आपके देश में लोकतंत्र की स्थिति आगे बढ़ रही है या पीछे घट रही है। आप देखेंगे कि 2014 और 2013 से पहले किस तरह के मूवमेंट इस देश में हुआ करते थे। आप राइट टू रिकॉल के लिए लड़ रहे थे। हमारा पूरा देश राइट टू रिकॉल के एक मूवमेंट में, जो बाबा रामदेव का एक आंदोलन था कि अगर कोई भी सांसद या विधायक अगर गलत निकलता है तो जनता उसे वापस बुला ले, अपना प्रतिनिधि का जो उसे टैग दिया हुआ है उसे वापस ले ले। तो ये लोकतंत्र को बढ़ाने के मूवमेंट थे। आप देखेंगे कि जन लोकपाल बिल के लिए ये देश लड़ रहा था कि अगर इस देश का केवल विधायक या सांसद ही नहीं, अगर देश का प्रधानमंत्री भी कहीं से भी अराजक होता है या अनियंत्रित होता है तो उस पर भी किसी का डंडा हो। उस डंडे का नाम लोकपाल था कि यानी आप सबसे मजबूत, सबसे ताकतवर आदमी को भी एक आदमी के नीचे रख रहे थे। तो ये लड़ाई इस देश की डेमोक्रेसी से डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ जाने की थी कि इस देश ने 1947 में लोकतंत्र पाया। तो अब बात उससे एक स्टेप आगे जाने की थी। तो 2014, 2013, 2012 में इस तरह के मूवमेंट लड़े जा रहे थे, लेकिन आज स्थिति क्या है? तो ये वही वाली बात है कि लोकतंत्र कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है। हर शाम को आपको ये चेक करना पड़ता है कि लोकतंत्र की स्थिति आपकी आगे बढ़ी है या आप पीछे जा रहे हैं। तो आज उन लोगों को सोचना चाहिए जो लोग इस देश में टमाटर की कीमतें बढ़ने पर भी लड़ते थे और उस सरकार के मंत्रियों को बयान देना पड़ता था, आके बोलते थे कि हम 5 रुपये घटाएंगे, 10 घटाएंगे, या ये स्थिति है, हम माफ़ी मांगते हैं। ये सारी चीज़ें थीं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती थीं तो विपक्ष सवाल करता था, तो सरकार के मंत्रियों को आकर बयान देने पड़ते थे। लेकिन इस सरकार में कौन मंत्री बयान दे रहा है? अगर दे रहा है तो ये किसी भी तरह की बात कर देते हैं। और बात अगर इसकी आती है कि किसी प्रेस रिलीज में मेरा ही नाम क्यों है या बाकी लोगों का नाम नहीं है, ये तो मतलब इसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। कल को जैसे अभी ये इंटरव्यू जो हो रहा है, बाकी लोग शायद सामने नहीं आना चाह रहे हैं। मैंने जैसे दावायर का ही एक इंटरव्यू किया तो उसमें उनकी जो एंकर थी उन्होंने बताया कि उन्होंने बाकी लोगों को भी अप्रोच किया। हमने भी किया था बाकी लोगों को अप्रोच, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम अभी नहीं बात कर सकते, हम किसी भी तरह का भी हम नहीं चाहते हैं अटेंशन हमें मिले। हाँ, तो उसमें यही है कि लोग बच रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि इसमें मुस्लिम ज़्यादा हैं और मुस्लिमों की जो स्थिति है वो बिना कोई चार्जेस लगे ही इतनी वल्नरेबल स्थिति में वो लोग जी रहे हैं।
इतने डर के माहौल में और इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उनमें यूएपीए का अगर चार्ज किसी बच्चे पे लग जाए, जो आप देखेंगे कि उस लिस्ट में 15-15 साल के बच्चे हैं, उसमें 18-18 साल के बच्चे हैं, उसमें 21 साल की लड़कियां हैं, अगर उन पर ऐसा कानून लगा दिया जाए जो आतंकवादियों पर लगाया जाता था, उनकी क्या स्थिति होगी। तो यही कारण है कि वो लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। और कुछ ये है कि अभी जो 102 लोगों की लिस्ट है उसमें कौन क्या आदमी क्या काम करता है अभी लोगों को जानकारी नहीं है। अभी भी वैसे केवल ये लोगों को पता है कि 102 लोगों पर लग गया है। 102 लोग हैं कौन, ये त्रिपुरा पुलिस को नहीं पता है। त्रिपुरा पुलिस ये खुद कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ये लोग कौन कौन हैं, और धीरे धीरे हम इन चीज़ों पे बढ़ेंगे। तो अगर जो भी स्टेटमेंट आ रहे हैं इसमें अभी जैसे पता चला है कि इसमें 3-4 पत्रकार भी हैं, फ्रीलांस पत्रकार हैं, तो मेरा भी यही अपील रहेगा कि चाहे वो प्रेस क्लब हो चाहे बाकी संस्थान हो, वो उनका जिक्र ज़रूर करें, बाकी लोगों का ज़रूर करें, और ये केवल व्यक्तिवादी ना रह जाए इसका भी ख्याल रखें। चूँकि पत्रकारों का मामला है, सेंसिटिव है, मैं समझता हूँ कि लोग एक नाम के साथ जाते हैं, पर बाकी लोग भी हैं, उनके भी नाम अगर आएँ तो अच्छा है। पर इसमें मैं वही बता रहा हूँ कि लोगों को अभी यही नहीं एक तो लोगों के पास FIR की कॉपी नहीं है, नाम नहीं है कि इसमें कौन कौन लोग हैं। तो मैंने आज एक हमारी जो प्रेस क्लब है मैंने उनको भेजा हुआ है, और उसमें मैंने जितने भी हमारे जो पत्रकार साथी हैं जो हमें पता चल गए कि ये हमारे हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि इसमें और पत्रकार भी हैं क्या मेरे अलावा, तो उनके नाम लेकर उनके संस्थानों के नाम लेकर मैंने भेजे हैं। और अभी जो प्रेस रिलीज आएगी प्रेस क्लब की उसमें उनका नाम होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आप पे जो यूएपीए चार्ज हुआ है उसका अभी तक आप ही ने बताया कि FIR अभी तक नहीं, FIR की कॉपी अभी तक नहीं मिली है, तो आपकी तरफ से जो लीगल एक्शन होगा अब क्या होने वाला है नेक्स्ट? देखिए, मुझे पर्सनली नहीं मिली, लेकिन ये जैसे दिल्ली दंगों में इन्होंने एक कलेक्टिव FIR निकाली और उसके बाद आप किसी को भी अरेस्ट कर रहे हैं, तो इसी तरह से ही इसने 102 लोगों के ट्विटर हैंडल लिखे हुए हैं, और उनको ये बोल दिया है कि इसके जो भी एडमिन हैं, इसको जो भी लोग चला रहे हैं, उन लोगों पर यूएपीए है। और कलेक्टिव एक FIR हुई है। अभी भी त्रिपुरा पुलिस का एक स्टेटमेंट आया कि हम इस मामले अभी इसकी जांच कर रहे हैं, और जैसे जैसे हमें पता चल जाएगा कि इस ट्विटर हैंडल का मालिक ये है, ये यहाँ रहता है, इसका नंबर ये है, वैसे ही हम उन्हें तुरंत कार्रवाई करेंगे उसके गुनाह के अनुसार। अब यूएपीए अगर उन्होंने लगाया है तो यूएपीए का मतलब है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, और उसमें आप पुलिस सीधे चाहेगी तो गिरफ्तार करेगी, और उसमें पुलिस कोई रियायत देने के लिए ना तो बाध्य है। जब आपने यूएपीए लगाया है, अगर आपने फांसी की सज़ा बोली है तो वो इसलिए जब बोली थी फांसी की सज़ा, तो अब इन्वेस्टिगेशन कहाँ रह जाती है। आप फांसी पे चढ़ा के लोगों को ये तो ना देखेंगे कि जिसको फांसी चढ़ाई है क्या वो निर्दोष था या अपराधी था। तो वैसे ही आपने यूएपीए के चार्जेस लगा दिए, अब तो लीगल प्रोसेस तो होगी, लोगों को जेल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बेल का कोई वो ही नहीं है प्रावधान, तो बेल तो जेल में जाने की ही बात मिलेगी। अब एक बार अगर लोगों पर लग गया केस तो उसके बाद वो लोग फिर अदालत की प्रक्रिया के द्वारा ही छूटेंगे। और आप देख रहे हैं कि अगर कोई एक बार जेल चला जाता है तो उसमें बहुत ही कम चांस होते हैं कि वो 6 महीने 7 महीने या 1 साल में वो वापस आ जाएं। ऐसे तमाम लोग हैं, जैसे अभी मैं अभी एक स्टोरी करने वाला हूँ, मैं उनका नाम नहीं बताऊँगा, लेकिन उनको 5 दिन होने वाले हैं यूएपीए में। तो आप देख सकते हैं कि इसका यूएपीए का पूरा एक इतिहास है कि इसमें आदमी इतनी जल्दी छूटता नहीं है, भले वो निर्दोष है, और सब जानते हैं कि यूएपीए में जाने वाले अधिकतर लोग निर्दोष हैं, और ये केवल सरकार ने एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रखा है। बात मेरे लीगल एस्पेक्ट की हो तो इस देश के सबसे प्रतिष्ठित एक एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, और वो इस मामले को देखने जा रहे हैं, और इसमें PIL सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि देखिए केवल 3 शब्द लिखने पर भी FIR हो रही है, या FIR नहीं हो रही है, यूएपीए लगाया जा रहा है। तो इसमें रियायत मांगी जाएगी सुप्रीम कोर्ट से कि बिना जांच के या बिना किसी भी चीज़ के त्रिपुरा पुलिस को अरेस्ट ना करे, इसलिए लीगल प्रोटेक्शन दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू।